हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग नेट पेपर फर्स्ट जून के लिए तैयारी कर रहे हैं, जून 2023 में, जो कि आपकी डेट अभी आई हुई है। तो इस वजह से हम लोग आज की इस वीडियो में यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है जिसमें आपको रीजनिंग के सवाल आते हैं और आपके इंडियन लॉजिक के भी सवाल आते हैं, फैलेसीज, ये सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनते हैं और इम्पॉर्टेंट यूनिट है। थोड़ा सा आपका जो है यहाँ पर अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप सवालों को बिल्कुल हल कर लेते हैं, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट को समझने की प्रॉब्लम होती है यहाँ पर। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो इन सवालों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो क्योंकि नेट के पेपर में अब क्या है, आपको इस तरह के रीजनिंग के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, फिलॉसफी के भी आ रहे हैं, है ना, और आपका इसका जो है साइको के क्वेश्चन हो, चाहे एनवायरमेंटल के हों, कंप्यूटर के तो आते ही हैं। तो सारी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए काफ़ी कुछ हो जाता है और कोई लिमिटेशन नहीं है कि एनटीए कहाँ से क्वेश्चन बनाएगा, कहाँ से पूछेगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप सॉलिड रूप से तैयार करके उनके क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर ले सकते हैं और आपको फिर क्या है नेट जेआरएफ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हमें पकड़ में बनानी चाहिए, जैसे कि आपके ये मैथ्स का कुछ पार्ट हो गया, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह हो गए। ठीक है, हायर एजुकेशन का पार्ट है, करेंट का पार्ट आपका तैयार होना चाहिए। इस तरह से कुछ चीज़ें जिसमें आप सॉलिड नंबर गेन कर सकते हैं, जैसे कि रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, कम्युनिकेशन में आप बिहेवियरल मतलब थोड़े व्यवहारात्मक क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरह से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग यही सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, जो कि जो लोग नए देख रहे हैं उनको इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन आज की वीडियो देख के आपका सारा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। देखिए यहाँ पर हम आज इसके इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल्स को समझते हैं। देखिए, लॉजिकल रीजनिंग में आपको पढ़ना क्या क्या रहता है, आर्गूमेंट पढ़ने हैं, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के सवाल आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड टर्म्स, फिर इंडक्टिव एंड डिडक्टिव टर्म्स, इसके अलावा फैलेसीज हैं, टाइप्स ऑफ फैलेसीज हैं, इंडियन लॉजिक है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें हेत्वाभास वगैरह। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो कि ये यूनिट कवर करती है और क्वेश्चंस भी आते ही हैं। अब कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि एक ही यूनिट से 7-8 क्वेश्चन आ गए, दूसरी यूनिट से 2 ही 3 क्वेश्चन आए, तो आप किसी चीज़ को भी छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन जितनी भी तैयारी करें वो एकदम मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब लॉजिकल रीजनिंग के आप सवाल करते हैं तो आपको क्या होता है, स्टेटमेंट दिए होते हैं, कुछ ऐसे स्टेटमेंट मतलब कथन के रूप में कुछ जो है दिए होते हैं, वाक्य दिए होते हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ ऐसे सवाल होते हैं जैसे कुछ कुर्सियाँ मेज हैं, सभी मेज जो है पुस्तकें हैं, है ना। तो इस तरह से बहुत अलग अलग तरह के वाक्य दिए होते हैं, कथन दिए होते हैं। तो आपको क्या है, अपने बुद्धि विवेक को के हिसाब से नहीं सोचना है, मतलब आपको अपने विचारों के हिसाब से आपको उसको नहीं ध्यान देना है। रीजनिंग क्या कहती है, लॉजिकल रीजनिंग क्या कहती है, आपको इस तरह से उन स्टेटमेंट को पढ़ के फिर सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसमें हमको अपने व्यवहारिक ज्ञान का वहाँ पे प्रयोग नहीं करना है, हमको लॉजिकल रीजनिंग के जो कुछ फंडामेंटल्स हैं उनके ही द्वारा उन सवालों को हल करना है। अब इसके लिए आपको क्या है, टर्मिनोलॉजी को जानना चाहिए कि अगर हम उन टर्म्स को ही नहीं जानेंगे तो सवालों को कैसे हल करेंगे, है ना। तो इसी के आधार पर देखिए, तर्क वाक्यों की संरचना, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है आर्गूमेंट्स का, आर्गूमेंट्स क्या होते हैं, तर्क होते हैं, वाक्य होते हैं, है ना। तो इस तरह से तर्क के 2 मुख्य घटक होते हैं, आधार कथन या इसको प्रपोजिशन या प्रीमिसेस कहते हैं, और इसी के आधार पे निष्कर्ष। ठीक है, तर्क वाक्य के आधार पे निष्कर्ष निकालते हैं। आपने देखा होगा इस तरह के सवालों को, भले ही सॉल्व ना किया हो अभी, लेकिन जब पेपर आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर के, तो आपको इस तरह से 2-3 स्टेप्स में आपको कथन दिए होते हैं और फिर आपको निष्कर्ष निकालना होता है ना। तो यही कह रहा है कि ये तर्क वाक्य होते हैं। ठीक है, आप प्रोपोजिशन या प्रेमिसेस क्या होता है, आधार कथन क्या है, ये तर्कों पे आधारित एक वाक्य होता है जो पदों के बीच संबंध को स्थापित करता है, और इसको आधार वाक्य कह सकते हैं, तार्किक कथन कह सकते हैं, तर्क वाक्य या प्रस्तावना कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रेमिसेस होता है। ठीक, इसी के आधार पे हमको सवालों को हल करना होता है। निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष भी एक प्रकार का कथन ही है, क्योंकि इसमें भी पद हैं, स्टेटमेंट के फॉर्म में। तो निष्कर्ष एक ऐसा वाक्य या कथन है जो कि तर्क के आधार पे अनुमानित किया जाता है, यहाँ पे अनुमान लगाया जाता है। ठीक है,
तो अनुमान पे आधारित होता है। इसको मुख्य रूप से क्या कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, घोषणात्मक वाक्य कहते हैं। तो इस तरह से इसको हम निष्कर्ष को फाइंड आउट करते हैं। अब टर्म्स क्या होते हैं, ये ऐसे शब्द होते हैं जो किसी वाक्य में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के रूप में प्रयुक्त होते हैं, ऐसे शब्दों को पद कहते हैं। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं, ये आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, और यहाँ पर भी इसका यूज़ है। अब देखिए, जैसे एक उदाहरण है, राम बुद्धिमान है, ठीक है, एग्जाम्पल है या स्टेटमेंट को ऐसा दिया हुआ है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट राम हुआ, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, और प्रेडिकेट क्या है, ये बुद्धिमान, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, एक ऐसा टर्म जिसके विषय में बात कही जा रही है। यहाँ पर इस एग्जाम्पल की हम बात करें तो बात किसके बारे में हो रही है, तो राम के बारे में हो रही है, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या हुआ, राम हुआ, और मतलब राम के बारे में किन गुणों को कहा जा रहा है, उसके बारे में कौन सी क्वालिटी बताई जा रही है, तो बुद्धिमान। तो वाक्य का ऐसा पद जो किसी विषय की विशेषता बताता है वो उसका प्रेडिकेट होता है। यहाँ पर बुद्धिमान पद के द्वारा बताया जा रहा है कि राम बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ। इसी तरह से ये तो मतलब एग्जाम्पल लिया, इसी तरह से आपके क्वेश्चंस आते हैं, और वहाँ पर आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मतलब इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब जिसके बारे में बात कही जा रही है और क्या बात कही जा रही है, तो ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो अलग अलग होते हैं। अब सबसे जो मेन बात होती है वो ये कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की प्लेस को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है राम बुद्धिमान है, तो क्या इसको इस तरह लिखा जा सकता है कि बुद्धिमान राम है, ऐसा नहीं हो सकता है ना, वो स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, उसके आधार पे निष्कर्ष भी गलत निकलेगा, ठीक है। तो इसीलिए कभी प्रेडिकेट को सब्जेक्ट के स्थान पे या सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के स्थान पे नहीं कर सकते हैं, वाइस वर्सा नहीं हो सकता है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे रहेगा, प्रेडिकेट प्रेडिकेट, और किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही होते हैं, ठीक है। अब मिडिल टर्म्स क्या होता है, ये सारे टर्म्स मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आपके स्टेटमेंट के सवाल आएंगे ना तो कई बार बहुत सिंपल भी आ जाते हैं, लेकिन जब टर्म्स ही नहीं पता है तो हम करेंगे कैसे। अब मिडिल टर्म्स क्या होता है, मिडिल टर्म्स में देखिए जो बीच का पद होता है, जैसे कि दो स्टेटमेंट दिए हैं, सभी लड़के विद्यार्थी हैं और सभी विद्यार्थी भारतीय हैं। अब इन दोनों में आप देखिए कौन सा चीज़ कॉमन है, तो यहाँ पर विद्यार्थी हमको इसमें भी मिल रहा है और विद्यार्थी इसमें भी मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ, विद्यार्थी शब्द कॉमन है, तो ये मिडिल टर्म हो गया, ठीक है। तो ऐसा वाक्य जो दिए गए दो या दो से अधिक कथनों के बीच संबंध उभयनिष्ठ हो, कॉमन होता है और दोनों के बीच रिलेशन स्थापित करता है, उसी को मिडिल टर्म्स कहते हैं, ठीक है। तो और ये भी बात है कि मध्य पद के बिना कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। तो इस तरह से ये देखा आपने, ये दो सेंटेंस दिए होते, इनके आधार पर मिडिल टर्म हमने फाइंड आउट किया। अब देखिए, अब इसके अलावा भी तर्क वाक्यों और निष्कर्षों के और भी कंपोनेंट होते हैं। ये तो आपके कुछ टर्म्स थे, है ना, जो हमने बताए। अब उसके बाद इसमें देखिए क्वांटिफायर होता है, परिमाणक, ये मात्रा को चिन्ह करते हैं, ठीक है। कोई भी जब सेंटेंस दिया होगा ना तो ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत पाई जाएंगी, है ना। अब यहाँ पर देखिए क्वांटिफायर क्या होता है, ये किसी की क्वांटिटी को बताते हैं, ठीक। क्वांटिफायर मतलब क्वांटिटी को बताएगा, मतलब मात्रा को बताएगा। जैसे सभी, ऑल की बात करें, कोई नहीं, है ना, मतलब कोई नहीं, नॉट, और यहाँ पर तो ये क्या हो गए, कोई नहीं या सभी, मतलब यहाँ पर ये पॉजिटिव वे में बात कर रहा है और ये यहाँ पर नेगेटिव वे में बात कर रहा है, तो ये सर्वव्यापी परिमाणक हुए तथा कुछ अंश व्यापी परिमाणक है। मतलब सभी क्या हुआ, यूनिवर्सल क्वांटिफायर हुआ, और कुछ क्या है जो है आपका पर्टिकुलर क्वांटिफायर हुआ। इस तरह से ये क्वांटिफायर हो गया। कॉपुला क्या होता है, संयोजक होता है, ये तर्क वाक्य भाग को जोड़ता है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के लिए है, नहीं है, नहीं है, नहीं हूँ, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, ऑल स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, मतलब सभी छात्र परिश्रमी हैं। तो अब इसमें देखिए यहाँ पर क्वांटिफायर क्या होगा, तो ऑल, है ना, क्योंकि ये क्वांटिटी को बता रहा है, ये क्वांटिफायर हो गया। सब्जेक्ट आपका क्या हुआ, स्टूडेंट्स, ठीक है। कॉपुला, ये आर हो गया, और उसके बाद आपका प्रेडिकेट क्या हुआ, हार्ड वर्किंग, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी इस एग्जाम्पल के थ्रू। मतलब सब्जेक्ट आपने पहचान लिया, प्रेडिकेट पहचान लिया, पहले तो इन्हीं दोनों को फाइंड आउट करिए, ठीक है, उसके बाद क्वांटिफायर और कॉपुला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ सिलोगिज्म कितने होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम प्रस्ताव के आधार पे, मतलब प्रोपोजिशन के आधार पे बात करें, तो सिलोगिज्म 4 प्रकार के होते हैं। जैसे कैटेगोरिकल,
इसी के सवाल आपके अधिकतर आते हैं। इसमें क्या होता है, इनको सुस्पष्ट या निर्णयात्मक या नियत युक्ति संगत तर्क कहा जा सकता है। ठीक है, स्पष्ट होते हैं और डिसीजन वाले होते हैं। इस प्रकार के तर्क वाक्य में कोई शर्त नहीं होती है, जैसे कि अगर ऐसा हो या ऐसा हुआ होता, इन शब्दों का प्रयोग नहीं होता। ये इसकी क्वालिटीज़ हो गई। ठीक है, जैसे जो भी इसमें उदाहरण आएंगे, स्टेटमेंट आएंगे, मतलब इस तरह के फॉर्म में कैटेगोरिकल में, तो उसमें सबकी बात कही जाएगी, या मतलब कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसमें कोई शर्त हो, कोई कंडीशन रखी जाए, ऐसा नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल है, सभी रेलगाड़ी हवाई जहाज़ हैं, कुछ हवाई जहाज़ साइकिल है ना। तो लेकिन इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है, या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा। उसके बाद हाइपोथेटिकल, ये टाइप्स हैं सब इसके। तो हाइपोथेटिकल में क्या होता है, यहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच संबंध सशर्त होता है। जैसे कि यदि वर्षा होती है तो हम जाएंगे, तो यहाँ पर यदि शब्द लगा हुआ है तो ये हाइपोथेटिकल हो गया। ठीक है, उसके बाद डिसजंक्टिव, ये क्या होता है, यहाँ कथन में एक प्रकार से अदल बदल होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, या तो वो साहसी है या वो शक्तिशाली है, किसी भी एक जो है पैरामीटर की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, इस तरह से ये अदल बदल हो सकता है। यहाँ पे रिलेशनल में क्या होता है, किसी निश्चित क्रम में संबंध को दर्शाते हैं, जैसे ए इज़ ग्रेटर देन बी इज़ ग्रेटर देन सी। तो ये इस तरह से जो है, तो यहाँ पर हुआ इस तरह से जो है, मतलब आरोही या अवरोही क्रम में इनको दिखा सकते हैं। तो ये रिलेशनल होता है। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिकल प्रोपोजिशन। अब क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, तो इसमें दो तरह के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड प्रोपोजिशन। सिंपल में केवल एक निर्णय व्यक्त होता है, जैसे कि राम बुद्धिमान है, श्याम सुंदर है ना। तो दो इस तरह से हो गए, मतलब बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें कॉम्प्लेक्शन नहीं है। लेकिन कंपाउंड की बात करें तो इसमें एक से अधिक निर्णय व्यक्त रहता है, जैसे राम और श्याम बुद्धिमान है, राम बुद्धिमान और सुंदर है। ठीक है, तो ये एक ही पूरा सेंटेंस है, राम और श्याम बुद्धिमान है, राम बुद्धिमान और सुंदर है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ कि ये कंपाउंड हो गया, मतलब जो भी स्टेटमेंट है वो उसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, इस तरह से प्रत्येक जो है कैटेगोरिकल आर्गूमेंट वाक्य में एक गुण विद्यमान होता है, और गुण की दृष्टि से ये तो आपका अभी तक था, ये जो हमने पढ़ा रचना के आधार पे कैसे उसका फॉर्मेशन होगा, उस आधार पे इसको जो है क्लासिफाई किया गया। अब गुणों के आधार पे, तो गुणों के आधार पे यहाँ पर देखिए एफर्मेटिव, और अभी आपका और आएगा, तो यहाँ पर देखिए एफर्मेटिव होता है और उसके बाद है आपका निगेटिव। ठीक है, तो एफर्मेटिव में क्या है, यहाँ पर देखिए एफर्मेटिव है, राम बुद्धिमान है और श्याम सुंदर है। तो इन वाक्यों में राम में बुद्धिमत्ता का भाव है और श्याम में सुंदरता का भाव है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये सकारात्मक चीज़ें हैं। ठीक है, पॉजिटिव वे में बात कह रहा है, तो ये एफर्मेटिव हुआ। निगेटिव में क्या होता है, यहाँ पर जिसके बारे में निषेधात्मक तर्क वाक्य वो जिसमें उद्देश्य के विधेय के बारे में निषेध किया जाता है, जैसे प्रेडिकेट के बारे में। ठीक है, जैसे कि कुछ व्यक्ति सुंदर नहीं हैं, वहाँ पे कहा जा रहा था ना राम सुंदर है, लेकिन यहाँ पर क्या जा रहा है, कुछ व्यक्ति सुंदर नहीं हैं। तो प्रेडिकेट क्या है यहाँ पर, सुंदर ना, तो उसके साथ नहीं लगा है। इसमें उद्देश्य यानी व्यक्ति में सुंदरता का अभाव है। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हुआ, व्यक्ति की बात कही जा रही है, प्रेडिकेट क्या हुआ, सुंदरता का अभाव है, सुंदर नहीं है ना। तो इस तरह से यहाँ पे ये नेगेटिव में हो गया बात। ठीक है, अब उसके बाद यूनिवर्सल की बात क्या कहें, तो यूनिवर्सल में क्या होता है, सब की बात होती है, सर्वव्यापी। यूनिवर्सल मतलब जो भी चीज़ है वो सबके लिए है। तो ऐसा कथन या वाक्य जिसमें पूरी बात उद्देश्य के विषय मतलब सब्जेक्ट के बारे में कही जाती है, और इसे यूनिवर्सल कहते हैं। तो ऐसा इसकी जो मतलब पहचान क्या होती है, इससे ऐसा वाक्य जो होता है हमेशा सभी की बात करता है, प्रत्येक या कोई ऐसे शब्द से प्रारंभ होता है। ठीक है, यहाँ का जो भी सेंटेंस होगा वो इन सारे जो है शब्दों से शुरू होगा। सभी हो सकता है, ऑल की बात करता है। ठीक है, ऑल या प्रत्येक या कोई, इन शब्दों से। और जैसे कि एग्जाम्पल है, सभी हाथी जानवर हैं, कोई जानवर गाय नहीं है। तो इस तरह से, तो अब इसको भी दो भागों में बांटा गया, जो है यूनिवर्सल को भी, यूनिवर्सल एफर्मेटिव और यूनिवर्सल नेगेटिव। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको आगे पढ़नी है, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के सवाल आप जब करेंगे तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, आप देखिए बस खाली आपको टर्म्स के हिसाब से ही ध्यान में रखते चलना है। यूनिवर्सल एफर्मेटिव क्या है, यूनिवर्सल मैंने जैसे बताया ऑल की बात करता है ना, सभी की। एफर्मेटिव पॉजिटिव, एफर्मेटिव नेगेटिव, है ना। इस तरह से यहाँ पे क्या है जो है डिफरेंट।
एंटोनिम्स की तरह से यहाँ पे चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए यूनिवर्सल अफर्मेटिव में क्या होता है, इस प्रकार के तर्क वाक्यों में पूर्ण समावेश होता है। यहाँ पर सकारात्मक अर्थ में भी बात की जाती है ना, तो क्योंकि पॉजिटिव वे में बात कर रहे हैं तो इसलिए सकारात्मक अर्थों में निकाला जाता है और यहाँ पर यूनिवर्सल अफर्मेटिव कहलाता है। तो इनकी शुरुआत कैसे होगी, ऑल, है ना, सब, सभी, सब, है ना, ऑल की बात करता है, प्रत्येक, ईच, एवरी। तो इस तरह से यहाँ पे सबकी मतलब बात होगी और पॉजिटिव वे में बात होगी, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ठीक है। और इसको किससे डिनोट करते हैं, ए से। यहाँ पर इसको ए से निरूपित करते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। यूनिवर्सल अफर्मेटिव मतलब ए से, कैपिटल ए से। जैसे एग्जाम्पल है सभी आदमी नेता हैं, तो सभी की बात कह रहा है तो ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव हुआ। यूनिवर्सल नेगेटिव क्या है, ऐसा वाक्य जिसमें पहले कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं हो, नो, ठीक है, नन, एक भी नहीं, इन सब से शुरू होता है। तो ऐसा क्या होगा, नकारात्मक सर्वव्यापी वाक्य होता है, मतलब यूनिवर्सल नेगेटिव। यहाँ पर किसी के भी बारे में नहीं बात हो रही है, कोई भी नहीं, ठीक है, इसलिए इसको ई से करेंगे, ठीक है। आपको पढ़ना क्या क्या है, AEIO, ठीक है, ये 4 आपको अल्फ़ाबेट्स पढ़ने हैं, ये चीज़ें आपको समझ लेनी है कि क्या क्या होती हैं। तो अब यहाँ पर ई से इसको डिनोट करते हैं यूनिवर्सल नेगेटिव। क्रम से याद रखिए, यूनिवर्सल अफर्मेटिव मतलब ए से बात हो रही है, ऑल, है ना, ऑल इज वेल मतलब ऑल, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सल नेगेटिव AEIO, है ना। अब उसके बाद यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देखिए, कोई आदमी नेता नहीं है, ठीक है, तो किसी के बारे में भी नन की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये इसका एग्जाम्पल हो गया, इसको ई से बताएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए पर्टिकुलर में क्या हुआ, अंशव्यापी, मतलब जैसे कि वहाँ पर ऑल की बात हो रही थी, यहाँ पर सम पार्ट की बात होती है, ठीक है, पर्टिकुलर की बात होती है। ऐसा वाक्य जिसमें जो है उद्देश्य मतलब सब्जेक्ट के कुछ अंश के विषय में कहा जाता है, ठीक है, सम पार्ट्स के बारे में कहा जाता है, सम की बात की जाती है, SOME, सम मतलब कुछ, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं, पर्टिकुलर कहते हैं। जैसे कि कुछ, यहाँ पर जो इसके जो शब्द होंगे, इंडिकेटर्स होंगे, क्या होंगे, कुछ, कभी कभी, कुछ नहीं, ये शब्दों से, इन शब्दों से शुरू होते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ गाय जानवर हैं, कुछ जानवर शेर नहीं है, तो कुछ गाय जानवर आपका पर्टिकुलर अफर्मेटिव हो गया, कुछ जानवर शेर नहीं, तो यहाँ पर पर्टिकुलर नेगेटिव हो गया। इसमें भी वही दोनों चीज़ें हैं, यहाँ पर पहले उसमें आ रही थी, यूनिवर्सल के फेवर में आ रही थी बात, अब क्या है, पर्टिकुलर के में आ रही है, तो पर्टिकुलर अफर्मेटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव। तो इस तरह से 2 भागों में बांटा। पर्टिकुलर अफर्मेटिव में ऐसा वाक्य जिसमें सकारात्मक अर्थ निकलता हो और थोड़ा मतलब कुछ पार्ट हो, तो मतलब सम की बात होती है, समटाइम्स की बात होती है, मोस्टली। और इसको कैसे बताएंगे, आई से इसको डिनोट करेंगे। कुछ आदमी नेता है, ठीक है, कुछ की बात हो रही है। अगर यही हो जाता कुछ आदमी नेता नहीं है, तो वो ओ हो जाएगा, जो है आपका पर्टिकुलर नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पर्टिकुलर नेगेटिव, कुछ आदमी नेता नहीं है ना, इसे ओ से डिनोट करेंगे। और यहाँ पर जो भी इंडिकेटर्स आएंगे, जो कि पहचानने वाले शब्द आएंगे, वो क्या होंगे, कुछ नहीं, सम नॉट, कब सभी नहीं, है ना, इन शब्दों से प्रकट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव वे में बात हो रही, कुछ आदमी नेता नहीं है। तो इस तरह से आपने जाना AEIO, ठीक है। और इसी से हमारे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के सवाल हल होते हैं। जैसे ये है आपका, यहाँ पर देखिए कह रहा है, एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है कि सभी भारतीय धार्मिक हैं, ऑल ह्यूमन्स आर रेशनल, है ना। तो ये ए को इसको हम ए लिखेंगे क्योंकि ऑल की बात कह रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है नो ह्यूमन्स आर रेशनल, कोई भी भारतीय धार्मिक नहीं है, तो यहाँ पर ई हो जाएगा ये, ठीक है। और उसके बाद सम की बात हो रही है, तो यहाँ ये हो जाएगा सम ह्यूमन्स आर रेशनल, कुछ भारतीय धार्मिक हैं, तो यहाँ पर AI हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये O हो जाता है। सीधा सा इसको याद करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑल की बात हो रहा है, ठीक है, तो A हो गया। इसी के साथ देखिए ये यहाँ से इससे जो है जॉइंट है, तो सम की बात हो गई, ठीक है, सम ह्यूमन्स आर रेशनल, है ना। यहाँ पर नो की बात है, ठीक है, और ये हो गई सम नॉट, ठीक है। यहाँ पर सम नॉट से ये यहाँ पर ये जो है इससे रिलेटेड है,
ठीक है। अब हम इसके बारे में समझते हैं। ये एक एग्जाम्पल था जिसके बारे में, ये स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का ये फिगर होता है। इसी के आधार पे, खाली इस एक फिगर के आधार पे आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब इसके जो टर्म्स हैं इनके बारे में भी मैं बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर ए है, ठीक है, ये ए हो गया आपका, ये हो गया ई, है ना, और आई और ओ। तो यहाँ पर देखिए ये कॉन्ट्रेरी बन रहा है, ठीक है, ए और ई के बीच में कॉन्ट्रेरी बन रहा है। कॉन्ट्रेरी मतलब विरोधी। तो सभी मनुष्य क्या हुए, यहाँ पर कह रहा है, ए बता रहा है सभी मनुष्य धार्मिक हैं, ऑल ह्यूमन्स आर रेशनल, और ये कह रहा है नो ह्यूमन्स आर रेशनल, मतलब धार्मिक नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है, विरोधाभास है ना, विरोधी है, ये दोनों विरोधी हैं। अब उसके बाद नीचे देखिए, ये है आपका सब कॉन्ट्रेरी। सब कॉन्ट्रेरी में क्या है, सम ह्यूमन्स आर रेशनल, सम ह्यूमन्स आर नॉट रेशनल, ठीक है। तो ये हो गया आपका आई और ओ, आई ये और आपका ओ, इससे ये रिलेशन हो गया। कॉन्ट्रेरी यहाँ पे इससे रिलेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी ये जो आपके डायगोनल जा रहा है, ठीक है, ये और ये आपके यहाँ पर ये देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी है। डायगोनल जो होता है, तिर्यक जिसको कहते हैं, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। ये आपका ए ओ से है और ई आई से हो गया, आप फिगर में देख सकते हैं। और इधर के जो बचे हैं सब अल्टरनेशन, ये हो गया आपका ए आई से और यहाँ पर ई ओ से, ठीक है। इस तरह से ये सारे टर्म्स होते हैं, कुछ ही हैं आपको कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी, और दूसरे तरफ तो सब अल्टरनेशन है, बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखिए सब अल्टरनेशन की बात करें, यही जो यहाँ पे जो आ रहा है ए और आई का, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्वांटिटी का डिफरेंट होता है, ऑल और सम का, है ना। पहले ही बताया मैंने कि यहाँ पर ऑल होता है ए के बाद, और उसके बाद यहाँ पर आपका आई है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ऑल और सम का डिफरेंस है। यदि ऑल जो है आपका वैलिड होगा तो पर्टिकुलर भी वैलिड होगा। जो सम की बात हो रही है, मतलब कुछ की बात हो रही है, वो भी जो है यहाँ पर वैलिड होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के सवाल आपके इसी से सॉल्व होंगे, ठीक है। ये जो रिलेशन बन रहा है इसको आपको याद रखना है। अब ये कैसे भी बन सकता है, तो इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कोई मनुष्य मरणशील नहीं है, इसका आपको कॉन्ट्राडिक्टरी बताना है। कॉन्ट्राडिक्टरी आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो स्क्वायर वाला था, ठीक है, तो ये आपको बनाना है, ये जो डायगोनल वाला आ रहा है। तो अब आप कैसे बनाएंगे कि यहाँ पे कह रहा है कोई मनुष्य मरणशील नहीं है ना, सम नॉट की बात कह रहा है, कोई मनुष्य नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सम नॉट की बात कह रहा है, मतलब कोई मनुष्य मरणशील नहीं है। तो ये आपका ओ से है ना, सम नॉट, आपका ओ जो है किससे रिलेट हो जाएगा, ए से, ठीक है। ये यहाँ पर इससे रिलेट हो गया। तो इस तरह से ये देख लिया आपने। इसको मैं आपको इरेज करके बता देती हूँ कि यहाँ पे ये जो है आपका, देखिए इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे। ये हो गया आपका सम नॉट की बात कह रहा है। अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, कोई मनुष्य मरणशील नहीं है, तो ये देखिए यहाँ पर इसमें इससे बात हो रही है। यहाँ पे कोई मनुष्य ना, सम नॉट की बात कह रहा है, तो ये किससे रिलेट करेगा, ऑल, ठीक है, इससे बात करेगा। तो इस तरह से इस तरह का सवाल जो है आपका इससे संबंधित होगा। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, ऑल ह्यूमन्स आर रेशनल। अगर हम इसको बात करें तो सभी मनुष्य मरणशील हैं, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आगे देखते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स कैसे होगा। डिस्ट्रीब्यूशन की बात अगर हम करते हैं तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना, ये सभी को पता है। तो यहाँ पर दो टर्म्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है, यदि किसी संपूर्ण पद के विषय में कुछ कहा जाए तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। कोई भी पूरा होल है, ऑल की बात है, और उसमें थोड़े से की बात की जाए, कुछ के बारे में बात की जाए। अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, यदि किसी पद के एक भाग के बारे में ही कुछ कहा जाए तो उसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड कहते हैं, ठीक है। किसी पद के एक भाग के बारे में, है ना। तो यहाँ पर अब इसको आप देखिए, ये है एक चार्ट है,
टेबल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, ए का जो है कथन है सभी बालक बुद्धिमान हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हमें डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड बांटना है तो कैसे, तो यहाँ पर क्या है, बालक, सभी बालक बुद्धिमान हैं। तो बालक क्या है, बुद्धिमान में डिस्ट्रीब्यूटेड है क्योंकि सभी बालक बुद्धिमान है। ठीक है, अगर हम इसको वेन डायग्राम से बताएं तो यहाँ पर देखिए, एक ये हो गया बालक और ये हो गया बुद्धिमान। तो यहाँ पर बॉय के बारे में बात हो रही है और यहाँ पे बुद्धि के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो सभी बालक बुद्धिमान हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो सब यहाँ पर बालक क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन बुद्धिमान बालक है ऐसा तो नहीं कह सकते हैं ना। तो इस तरह से बुद्धिमान क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर देखिए जो ए वाला टर्म्स होगा वो डी और यू में होगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड। उसके बाद यूनिवर्सल नेगेटिव की बात करें तो जैसे कोई बालक बुद्धिमान नहीं है, तो यहाँ पर बालक क्या है, सब्जेक्ट है, और यहाँ पर कोई बालक बुद्धिमान नहीं है, मतलब संपूर्ण सब्जेक्ट के बारे में कहा जा रहा है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड है क्योंकि कोई बालक मतलब सारे बालक में से कोई बालक नहीं है, इसके बारे में कहा जा रहा है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ। और प्रेडिकेट क्या है यहाँ पर, बुद्धिमानी। तो बुद्धिमानी मतलब किसी भी बालक में कोई बुद्धिमान है ही नहीं, तो अभाव है, तो ये क्या है, सभी बालक में है। तो इस तरह से प्रेडिकेट भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो ये दोनों जी जो है डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। उसके बाद पर्टिकुलर अफर्मेटिव में क्या होता है, कुछ बालक बुद्धिमान हैं, कुछ में आपका क्या होगा, जैसे कि ये बालक है और ये जो है बुद्धिमान, तो कुछ बालक बुद्धिमान है तो ये ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ की बात कहता है, तो यहाँ पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, ये हो गया आपको। ठीक है, उसके बाद पर्टिकुलर नेगेटिव की बात करें तो कुछ बालक बुद्धिमान, यहाँ पर कुछ बालक बुद्धिमान नहीं है ना, सम नॉट की बात होती है। तो कुछ बालक में मान लीजिए ये बालक है, इसका कुछ पार्ट लिया और कुछ बालक बुद्धिमान नहीं है, तो कोई भी नहीं है, तो ये इसका फिगर ऐसे बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बॉय हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया बुद्धिमान। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हुआ, अलग अलग हैं दोनों, तो ये भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ बालक क्या है, यहाँ पर बालक जो है यहाँ पर सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड है और ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इतनी चीज़ें अगर ना समझ में आई हों तो इसके बारे में मैं आपको कहूँगी, आप इसको याद कर लीजिए। कैसे, क्योंकि एग्जाम में इतना समय नहीं याद रहेगा, तो आपने ये पढ़े AEIO, उसके बाद आप इसको ऐसे पढ़िए D और U। ठीक है, ये यहाँ पर D और उसके बाद U और फिर DD है। ठीक है, और DD हो गया और U हो गया और U और D, इसको ऐसे पढ़िएगा। क्योंकि देखिए अल्फ़ाबेट में क्या है, सबसे पहले D आता है ना, तो हमने जब इसको यहाँ पर इसका चार्ट बनाया तो सबसे पहले क्या है, D और U। ठीक है, DU AEIO आपने ऐसे याद कर लिया, उसके बाद ये DU, फिर यहाँ पर D हो गया। ठीक है, क्योंकि D ही पहले आ रहा है, तो यहाँ DU हो गया और DU का ही अपोजिट यहाँ नीचे हो गया। ठीक है, A जो है I का O का अपोजिट हो गया DU, और यहाँ पे UD हो जाएगा, उसके बाद DD, और फिर ये वाला आपका UU हो जाएगा। बस ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से इस टेबल को आप याद कर लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं इंडक्टिव और डिडक्टिव के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपकी लाइक से ही मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और इस तरह जो भी वीडियोस आजकल आपको मिल रही हैं सभी इम्पॉर्टेंट हैं। आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो लोगों तक पहुंच भी नहीं पाती हैं। सभी का फ़ायदा होना चाहिए, सभी को ये कंटेंट मिलना चाहिए, तो आप लोग शेयर ज़रूर करें। यहाँ पर देखिए इंडक्टिव और डिडक्टिव, तो आगमन और निगमन की बात करते हैं। तो आगमन तर्क प्रणाली, तर्क का प्रयोग क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करने की ऐसी प्रणाली है जिसमें हम उदाहरणों और अनुभवों के द्वारा, सामान्यीकरण के द्वारा वांछित ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, आपको एग्जाम्पल्स के तौर पे चीज़ों को बताया जाता है, फिर आप जाके एक लास्ट में एक नियम को फाइंड आउट करते हैं, कोई प्रिंसिपल या सिद्धांत को हम बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आगमन। निगमन में क्या है, नियम की बात करते हैं। यहाँ पर सीधे से आपको नियम बताया जाता है। इसमें क्या होता है कि हम सामान्य से विशेष की ओर चलते हैं। तो ये एक ऐसी तर्क प्रणाली है जिसमें एक आपको पहले कोई नियम बता दिया, अब जैसे बता दिया कि आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या है कि वहाँ पर फिर एग्जाम्पल देके बताना है। ठीक है, तो पहले आपको नियम पता लगा और उसके बाद आप फिर इस तरह से क्या है, निगमनात्मक तर्क जो डिडक्टिव रीजनिंग है एक अनुमानात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, जो निश्चितता के साथ किसी निष्कर्ष का समर्थन करती है। तो यहाँ पर क्योंकि रूल्स की बात होती है, नियम की बात होती है, तो निश्चितता रहती है। ठीक है,
जैसे कि इसका एग्जाम्पल सभी पुरुष नश्वर हैं, इसी तरह के एग्जाम्पल्स आते हैं क्वेश्चन जो है। तो यहाँ देखिए सभी पुरुष नश्वर हैं, दूसरा कह रहा है मैं एक पुरुष हूँ, तो सभी की बात कह रहा है, तो इस तरह से यहाँ पर देखिए इसलिए मैं नश्वर हूँ, ठीक है। तो ये निष्कर्ष निकला। ऐसे ही आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब देखिए इसके मेथड्स क्या हैं, फाइंड आउट डिडक्टिव इन्फेरेंस जो है प्राप्त करने की विधियाँ क्या हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल है कि यहाँ पे कह रहा है सभी मनुष्य मरणशील हैं, और दूसरा है सभी यूनानी मनुष्य हैं, है ना। तो यहाँ मिडिल टर्म्स आप देख रहे हैं, मनुष्य हो गया, और उसके बाद तो इसका एग्जाम जो है निष्कर्ष क्या निकलेगा, सभी यूनानी मरणशील है ना। सभी मनुष्य मरणशील हैं, और यहाँ दूसरे में कह रहा है सभी यूनानी मनुष्य हैं, तो इसका मतलब सभी यूनानी मरणशील हैं। अब देखिए मेजर प्रेमिसेस क्या होगा, मतलब निष्कर्ष के प्रेडिकेट को यहाँ पर मेजर टर्म कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है जिसमें कि मरणशील जो है आपका क्या होगा, यहाँ पर ये हो गया मेजर प्रेमिसेस। माइनर में क्या होगी, सब्जेक्ट की बात होती है, तो यहाँ पर जो आपका यूनानी, ठीक है, ये यूनानी जो हो गया आपका निष्कर्ष की बात कह रहा है, जो कि आपका इससे आपने फाइंड आउट किया है। तो यहाँ पर यूनानी जो कि सब्जेक्ट हुआ, इसके बारे में बात की जा रही है, तो ये माइनर प्रेमिसेस हो गया। और मिडिल टर्म की हम बात करें तो मनुष्य हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें डिडक्टिव इन्फरेंस जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। आगे भी ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो अब आगे हम लोग इसी के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे कि ये आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये फंडा एकदम आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चैनल पे आप बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।